गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2025 का उत्पाद सिपाही जीके जीएस का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आज का प्रैक्टिस होने वाला 18वां। तो जो कोई भी नहीं देखे पिछवा प्रैक्टिस है जरूर उसको कर लीजिएगा। और जिसमें से हम लोग देखेंगे जनरल नॉलेज में जीके से क्वेश्चन करेंगे, जो आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन आती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो आपको एग्जाम के लिए टारगेट करके बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। और ये आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे जुड़िए। पूरा आपका संपूर्ण जितना भी उत्पाद सिपाही से क्वेश्चन बनता है, सारा आपको यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या प्रैक्टिस सीरीज या एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज, मैराथन सीरीज, सारा इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्यों थी? तो हड़प्पा संस्कृति आप लोग पढ़े होंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जिसमें कहा गया, इसमें बताया गया था कि इसकी संस्कृति जो था अन्य जो भी और भी संस्कृति थी उनसे भिन्न था। रीजन क्या था ये बताना है, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन है, इनके पास नगर योजना ग्रिड पद्धति थी, इसलिए मतलब कि डिफरेंट था। अगला है, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, इसलिए डिफरेंट था। इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार के थे, इसीलिए यह उपयुक्त में से सभी। तो बताइए, इसका हड़प्पा सभ्यता समकालीन के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये भिन्न क्यों था ये बताना है। तो क्या था, इसके ऊपर अलग प्रकार का नगर ग्रिड जाल परियोजना था। इनके ऊपर मतलब लिपि का चित्रात्मक प्रयोग था। और इसके बाद जल निकासी का परियोजना था। जैसे ये नगर बना हुआ था, तो जिसमें से हर घर में एक आपको कुआं मिलता था, और हर घर से क्या जल निकासी का एक प्रबंध किया गया था। बहुत अच्छा तरह से बनाया गया था, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हड़प्पा सभ्यता एक होता राखालदास बनाया, एक था मोहनजोदड़ो। एक हड़प्पा सभ्यता था, एक मोहनजोदड़ो था, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हड़प्पा का जो खोज किया था, ये कौन किया था? इसको खोज किया था दयाराम साहनी। तो याद रखिएगा, दयाराम 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 साहनी कब किया था? 1921 में। तो इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था 1921 में। और इसमें एक और शहर था जिसको बोलते थे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो याद रखिएगा। तो मोहनजोदड़ो था जिसकी खोज किया था 1922 में। तो 1922 में कौन किया था? राखाल दास बनर्जी। तो राखाल दास बनर्जी जी ने खोज किया था। तो बनर्जी, तो राखाल दास बनर्जी जी ने खोज किया था 1922 में। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से रिलेटेड। हड़प्पा सभ्यता यदि आप लोग डिटेल में नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ पे जाकर प्ले लिस्ट में जाकर इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इससे 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से किस मुगल ने सचित्र ये इसमें है पांडुलिपियों पर ध्यान हटाकर चित्रकला। तो आपको बताना, चित्रकला और व्यक्तित्व चित्र से संबंधित है। तो कौन ऐसा मुगल सम्राट था जो चित्रकला आदि बनाने पर जोर दिया था? हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, तो यह शाहजहां था। तो कौन था ये बताना। तो चित्रकला पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, तो यह था जहांगीर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जहांगीर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है क्या? अक्षांश के पास में ज्यादा होने की संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास में, या 50 डिग्री अक्षांश के पास में, या 70 डिग्री अक्षांश के पास में। बताना है, मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। देखिए, ये है, आपको थोड़ा फिगर भी बता देते ये। तो यहाँ से ये जो होता है, ये होता है विषुवत रेखा, जो क्या होता है 0 डिग्री से रहता है। 0 से ऊपर जो रहता है ये, मतलब ऊपर जो रहता है ये कर्क रेखा होती है। तो कर्क रेखा जो ऊपर रहती है कितना 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा रहती है। फिर इसके नीचे जो रहता है ये मकर रेखा होता है। तो याद रखें, मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। फिर उसके बाद जो ऊपर जाता है, फिर बढ़ते जाता है, फिर यहाँ से 23.5 से 66.5 डिग्री हाफ होता है। फिर नीचे वाला होता है, फिर 66.5 हाफ होता है। और नीचे वाला जो होता है यहाँ पे होता है, ये होता है उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव होता है, और नीचे होता है दक्षिणी ध्रुव। तो याद रखिएगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रहता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होता है, बर्फ वाला एरिया रहता है। ये वाला जो रहता है ये सबसे बर्फ वाला रहता है, यहाँ पे पूरी शीत रहता है। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। और ये वाला जो रहता है शीत कटिबंधीय होता है, और एक शीतोष्ण होता है। तो ये सब हम पूरा डिटेल में पढ़ा दिए हैं, तो जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें मतलब मरुभूमि होने का संभावना अधिक कहाँ पे रहती है? तो इसकी संभावना कहाँ पे रहती है? जहाँ पे 70 डिग्री अक्षांश रहती है। तो 70 डिग्री अक्षांश, तो देखिए 70 डिग्री 66.5 है। तो इसके वाले वाले क्षेत्र में और ये वाले क्षेत्र में मरु वाला पाया जाता है। तो 70 डिग्री अक्षांश के पास में। तो ऑप्शन आपको याद हो गया, यहाँ से 23.5, यहाँ से 66.5, थोड़ा सा यहाँ जाएगा तो 70.5, मतलब 70 के आसपास आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किन अन्य नाम से जाना जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस अन्य नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजी वाली अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं बाजार की अर्थव्यवस्था। पूंजी, पूंजी मतलब बाजार। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार की अर्थव्यवस्था के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस याद रखें, बाजार। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्य, तो केंद्र प्लस राज्य,
केंद्र और राज्य दोनों मिलकर किस पर का योगदान करता है, तो इससे मतलब मिश्रित रहता है। सार्वजनिक यही होता है जो लोगों के कल्याण के लिए, तो लोगों को या लोगों के कल्याण के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, तो यह सार्वजनिक है। जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, मंदिर हो गया, पार्क हो गया, तो सार्वजनिक क्षेत्र जो बनाया जाता है ये वाला। असमाजवादी होता है जो समाज के कल्याण के लिए चलाया जाता है, तो यह समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। आर्थिक उदारीकरण कब शुरू हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ के लिए, भारतीय रुपये में परिवर्तन के साथ के लिए, या कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक उदारीकरण शुरुआत हुआ था, बताइए। उदारीकरण के बारे में हम भी आपको थोड़ा सा बता देंगे। चलिए, तो हम लोग आंसर क्यों पढ़ेंगे, तो ये कब हुआ था, ये बताया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। औद्योगिक लाइसेंस नीति को वास्तविक बदलाव का तो लाइसेंस नीति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लाइसेंस नीति। देखिए उदारीकरण कब आया था, 1991 में आता था। उस समय कौन था, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई, नहीं नहीं मोरारजी नहीं, इसमें तो मोरारजी देसाई का कोई रोल नहीं था। इसमें था जो फाइनेंस में था, मनमोहन सिंह था, मनमोहन सिंह थे, जिसमें से वित्तीय आपात स्थिति पड़ गया था इस समय। मात्र 5 दिन के लिए यहाँ पे क्या होता, संपदा बचा हुआ था, ठीक है। और नरसिम्हा राव तो ये था। तो इसी के दौरान क्या था, पीएम बना हुआ था जो यहाँ पे उदारीकरण नीति लाया था, एलपीजी, इसी को बोलता है। मतलब कि एल लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, मतलब कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण, यही नीति लाया गया था, जिसके दौरान मतलब कि आप विदेश से आइए और यहाँ पे आके निवेश कीजिए, उसके लिए कोई भी टैक्स वगैरह, शुल्क वगैरह नहीं लगा, जिससे भारत में क्या होता, आर्थिक स्थिति स्ट्रांग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्यय निर्धारण निवारण कार्यक्रम लाभ प्रायः किस वर्ग को प्राप्त होता है? तो ये वाला प्रत्यय निर्धनता निवारण का कार्य किसको लिया जाता है? गैर निर्धन वर्ग के लिए, महिला वर्ग के लिए, निर्णय वर्ग के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। चलिए, तो जो गैर निर्धन वर्ग होता है, तो प्रत्यक्ष निर्धन निवारण कार्यक्रम लाभ इसको प्राप्त किया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, सौरभ चौधरी का समान कौन खेल सकता है? देखिए खेल खिलाड़ी से आपका क्वेश्चन बनेगा, इसलिए टॉपिक आप कवर कीजिएगा, खेल और खिलाड़ी, ठीक है। तो खेल और खिलाड़ी से आपको एग्जाम में बनेगा, निशानेबाजी, कुश्ती, टेनिस या नौकियान, किससे संबंधित है सौरभ चौधरी? तो आप लोग पढ़े होंगे, तो कौन, निशानेबाजी, तो सौरभ चौधरी निशानेबाजी से संबंधित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने 1815 में आत्म सभा की स्थापना? देखिए आत्म सभा सभा का स्थापना कौन है? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नायगौर, राजा राम मोहन राय या विजय कृष्णा स्वामी? आत्म सभा का स्थापना कौन किया था? चलिए, तो हम लोग आत्म सभा की ओर बढ़ते हैं, और कौन किया था? ये राजा राम मोहन राय। तो आप लोग पढ़े होंगे राजा राम मोहन राय, जिसने सती प्रथा पे भी रोक लगाया था। कौन सा? सती प्रथा। तो सती प्रथा पे रोक लगाया था कब? 1928 या 29 में। तो 28-29 के बीच में ये सती प्रथा पे रोक लगा, किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। तो विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर क्या सती प्रथा पर रोक लगाया था, जिसमें से बहुत सारे कल्याण भी किया था, लोगों को जलाने से रोका था, और ये भी याद रखा 15 में आत्मसभा का स्थापना भी किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में यह बोला मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था, पूछा गया था। ए ने, आर्थर गिफ्ट ने, एनी बेसेंट ने, लॉर्ड डफरिन ने। तो थियोरिकल सोसाइटी की मतलब थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना कौन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए, तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, तो याद रखिएगा कौन की था? एनी बेसेंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये ब्रिटेन की रहती थी, वो भारत आके यहाँ के जो गरीबी स्थिति था, तो वो सब देख के क्या कहता, महिलाओं को कल्याण के लिए बहुत अच्छे-अच्छे कदम उठाए थे। तो याद रखिएगा। जो क्या था, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो बनता था, यही कांग्रेस का अध्यक्ष जो बनता है, उसी में चुनाव करता था 1885 के दौरान में, ठीक है। चलिए, लॉर्ड डॉफ्रिन के बारे में भी चाहते हैं, जो ये सब नीति अपनाया था बहुत सारा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया था? तो समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व, ये सब सिद्धांत कहाँ से क्या लिया गया था, ये सब याद रखिएगा। अमेरिका से, फ्रांस से, सोवियत संघ या कनाडा से? तो कहाँ से लिया गया था? तो ये आपको लिया गया था फ्रांस से। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया था। चलिए, इसमें है स्थानीय निकायों को चुनाव में कौन सा संपन्न करवाता था? स्थानीय निकाय के चुनाव को कौन संपन्न करवाता? भारत का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग, स्थानीय निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग? तो स्थानीय में आपका लोकल एरिया में जो चुनाव होता है, जैसे ग्राम का पंचायत चुनाव हो गया, मुखिया का चुनाव हो गया, वार्ड का चुनाव हो गया, तो वार्ड मेंबर का चुनाव हो गया, ये सब जो होता है कौन करवाता है, ये पूछा गया है। चलिए, तो ये सबका चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य के द्वारा एक निर्वाचन आयोग बनाया जाता है, वही क्या था, स्थानीय लोगों का निकाय कराता है। जैसे कि अमेरिका से, तो अमेरिका से क्या लिया था, मतलब अमेरिका का जो समय था, वहाँ पे क्या था,
वो सब बहुत सारा संविधान लिया गया था, सोवियत संघ से लिया, कनाडा से लिया गया था, ये सब जितने भी है आप सारा ये सब को कवर कर लीजिएगा। और हम अलग से सेपरेट करके ये सब कौन सा कहाँ से लिया गया है शॉर्ट वीडियो आपको ला देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषम का कानून बनाने का अधिकार किसने पर आता है? तो अपशिष्ट में जो होता है आपके पास केंद्र होता है, राज्य होता है, और एक प्रकार अपशिष्ट कानून बनाने का अधिकार किसका पास है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र या किसी को नहीं? बताइए। तो अपशिष्ट कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास होता है, तो याद रखेगा। राज्य सरकार में पुलिस आदि अधिकार इसमें होता है समवर्ती, मतलब सब मिल के, समवर्ती मतलब सब मिल के फिर कानून बनाता है, समवर्ती केंद्र और राज्य मिल के। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राष्ट्र के सामने क्या क्या की चुनौतियां थी? एकता का सूत्र भारत को गढ़ने की, लोकतंत्र को कायम रखने के, समावेशी विकास करने या आतंकवाद से मुक्ति के। तो जब स्वतंत्रता प्राप्ति तो उस समय भारत में भूखमरी, खाने की स्थिति, आपदा संबंधी बहुत सारे फाइनेंशियल स्थिति थी, तो उस समय बोला था क्या क्या चुनौती थी, ये पूछा गया। चलिए, तो उस समय क्या क्या चुनौती थी? तो उस समय थी 1 2 3, तो एकता सूत्र में बढ़ने की समस्या थी, लोकतंत्र कायम रखने की, असमावेशी विकास का। तो ये सब सारा मतलब चुनौतियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन नहीं दिखाए थे, तो ओवरऑल तीनों चुनौतियाँ उनके पास थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला अरावली एवं विंध्याचल की श्रेणी कौन से पठार में स्थित है? तो बताना अरावली और विंध्याचल की श्रेणी कौन सा पठार में? मालवा का पठार, छोटानागपुर का पठार, दक्कन का पठार या प्रायद्वीप का पठार? तो ये कहाँ स्थित है पूछा गया है। चलिए, तो ये मालवा का पठार में स्थित है, तो याद रखें मालवा का पठार अरावली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित नदियों में से किनका स्रोत बिंदु लगभग एक है? तो किनका बिंदु लगभग एक है पूछा कहता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तापी या ब्यास, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या सिंधु। मतलब एक ही बिंदु, एक ही जगह पे ये लोग मिलके वहां से फिर क्या होता है फैलता है। तो ये बताना को इसका सेम है। तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का लगभग एक जैसा स्रोत है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे 15 नंबर पे देखिए, सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है, आपको सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में संगठन दिया हुआ और सूची 2 में स्थापना दिया, तो इसका स्थापना कहाँ ये पूछा गया था। विश्व व्यापार संगठन दिया हुआ, विश्व पर्यटन संगठन दिया, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा, फिक्स है कि इससे क्वेश्चन आएगा। तो बताना कब उसका स्थापना किया गया। चलिए, अब थोड़ा-सा वेट करेंगे आप लोगों के लिए कि कब-कब इसका स्थापना किया गया था, उसके लिए फिर हम आंसर वेट आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया आप लोगों के पास? चलिए, 1 का ऑप्शन हो जाएगा 1, तो ए का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, विश्व व्यापार संगठन कब हुआ था? 1865 में, तो यार 1 हो जाएगा। फिर अगला बोलता है कि अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व व्यापार है विश्व पर्यटन संगठन, तो पर्यटन, पर्यटन इसमें से अब एक भी याद हो जाएगा तो बन जाता, पर्यटन संगठन हो जाएगा, तो बी का कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बी का ऑप्शन नंबर तो 1925, तो बी का 1925 कहाँ? ऑप्शन नंबर 4, तो हो जाएगा 1925 में स्थापना हुआ था। पहला का देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन का 1865, तो 1 का वो हो जाएगा। अच्छा, इसका 1995 होगा, विश्व 1995, 1 मिनट, इसका हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा 1995, 1 मिनट। चलिए, तो इसका हो जाएगा विश्व का 1995, तो 1995 कहाँ पे है? फर्स्ट ये वाला, फर्स्ट वाला 1995, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन 1919 में हो जाएगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय दूध संचालन इसका हो जाएगा 1865 में, ठीक है। चलिए, तो डी का हो जाएगा 4, तो डी का कहाँ पे है? ये वाला, तो 1965, 1 मिनट हम देख लेते हैं, डी का हो जाएगा हाँ 1865 में, ठीक है। तो ये वाला आपको डेट याद रखना पड़ेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल दास का संबंध निम्नलिखित में किस बात से संबंधित है? वीणा से, प्रवास से, सारंगी से, सरलोत्तर। तो गोपाल दास किस से मतलब कौन सा से संबंधित है पूछा गया है। तो पखवाज, तो पखवाज जो बजाते हैं ये गोपाल दास के द्वारा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70, इसमें बोला था जलवायु परिवर्तन चुनौती का विचार करने के लिए COP COP 26 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो COP 26 का आयोजन कहाँ किया गया था? रोम में, ग्लासगो में, पेरिस में या ओलेस्को में? कहाँ स्थापित किया गया था? चलिए, तो इसको कहाँ स्थापित है? ये ग्लासगो, तो ऑप्शन नंबर यहाँ, तो ग्लासगो में इसका स्थापना किया गया था, COP 26 ग्लासगो। अगला है, किस भारतीय संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन-देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के लिए प्रेरित किया था? कौन? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड या NPCI या नेस्कॉम। तो कौन इसको मतलब प्रेरित किया या इसको आगे मतलब प्रेरित किया था? कौन था? भारतीय रिजर्व बैंक जो था गूगल और एप्पल को वित्तीय प्रदान किया था और उसको लेन-देन के लिए प्रेरित किया था। विश्व बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू किया था? तो वर्ल्ड बैंक जानते कहते हैं सारा बैंकों को क्या करता है? पैसा प्रोवाइड करता है, तो ये समर्पित सड़क सुरक्षा योजना किस देश से शुरू किया था? ऑप्शन है आपका भारत, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार। चलिए,
तो हम लोग सही आंसर की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हो गया सही आंसर। चलिए, तो आगे आंसर के लिए जाएंगे, क्या हो जाएगा इसका, बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांग्लादेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य ने अहमदाबाद नाम बदलकर अहिल्यानगर नाम रखने की घोषणा, तो बताना अहमदाबाद नाम बदलकर अहिल्या रखा, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। आपको नाम से भी पकड़ लीजिएगा, कौन सा, महाराष्ट्र। तो अहमदाबाद का नाम बदलकर अहिल्यानगर रखने का बात किया था। चलिए, अगला है गडकरी विद्रोह किस कारण था, तो गडकरी विद्रोह का कारण क्या था, जमींदारों द्वारा गैर कानून वसूली, जमींदारों किसानों को बेगारी करने का शारीरिक शोषण, सरकार द्वारा काश्तकारी अधिनियम पारित करना, इनमें से कोई नहीं। तो गडकरी विद्रोह के कारण क्या था। चलिए, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा गडकरी विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था, 1907 में, 1911, 1915, 1916। तो कब रद्द किया था, तो कब रद्द किया था, 1911 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बांग्लादेश का विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया था। कांग्रेस इनमें से किसके समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, कौन समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, राजेंद्र प्रसाद था, नरेंद्र देव था, मौलाना आजाद या सरदार पटेल। तो कांग्रेस का जो था समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कौन किया था, तो कौन किया था, नरेंद्र देव किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र देव ने उनका प्रतिनिधित्व किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी सरकार किस राज्य में बनी थी, बताइए कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना, पश्चिम बंगाल में, केरल में, आंध्र प्रदेश में, मिजोरम। तो कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन सा राज्य में पहले बना था, सबसे पहले पूछा गया, तो यह आपका केरल में बना था। तो ऑप्शन नंबर बी, केरल में सबसे पहले स्थापना हुआ था। अगला है, संविधान में न्यायपालिका और न्याय पुनर्पालिका की शक्ति कहाँ से ली गई, तो बताइए न्यायपालिका और न्याय पुनर्वर्ती की शक्ति कहाँ से लिया गया था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या आयरलैंड। तो कहाँ से लिया गया था, अमेरिका से। तो कहाँ, अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में म्यांमार और किसी भी सीमा निर्धारित करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां कौन कौन से हैं, तो बताइए म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली खासी, पटकाई, अमरकमायमा, मतलब अकाई पर्वत श्रृंखला या ग्रेट डिवाइजन रेंज या उपरोक्त में से नहीं। तो बताइए कौन सी थी 3 सीमाएं, तो इसकी कौन सी 3 सीमाएं थी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ के बीच में कोई भी नहीं है बामा की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई नहीं है, तो सिंचाई नहीं है, भवानी सागर, शिव समुद्र सागर, कृष्णराज सागर या भाखड़ा नगर। बताइए सिंचाई के लिए कौन सा सागर नहीं पूछा है, तो सिंचाई के लिए आप जानते हो बड़ा बड़ा डैम का निर्माण करवाया जाता है, तो कौन सा नहीं पूछा गया है, तो शिव समुद्र सागर ये एक सिंचाई का साधन नहीं है, बाबा के तीनों ये सब तीनों है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी विक्टोरिया है, तो विक्टोरिया राजधानी किस देश की है बताइए, पहला गुआम, हांगकांग, बेनिन या माली। तो कौन से देश की, तो ये हांगकांग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हांगकांग। चलिए, नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 दिया है, आपको सम्मिलित करना है। यहाँ पे आपको ये दिया हुआ, यहाँ पे आपको डेट दिया हुआ, तो आपको बताना है कौन सा दिन मनाया है। तो जैसे विश्व जल संरक्षण दिवस है, पृथ्वी दिवस है, विश्व परिवार या अंतर्राष्ट्रीय योग। आपको एक भी याद होगा तो आपको आंसर मिल जाएगी। चलिए, अब बनाने की कोशिश कीजिए, हम टाइम देते हैं। तो चलिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए तो ए का 1 हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को। तो जल संरक्षण दिवस 22 मार्च कहाँ पे है, तो 22 मार्च, तो यहाँ पे तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो योग दिवस के बारे में आप लोग जानते हैं, कब मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। तो योग दिवस हो जाएगा 21 जून, तो हो जाएगा योग दिवस 21 जून को। ठीक है, चलिए पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये पूछेगा। चलिए, तो पृथ्वी दिवस का हो जाएगा ये 22 अप्रैल। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जो बच जाता है परिवार ये इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी मुख्यालय रोम में है, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही नहीं है, तो यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मुख्यालय कहाँ, रोम में स्थित है, तो ये गलत है। तो इसका मतलब रोम में स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32, विश्व का सबसे गहरा झील बताना है, बेकाल झील, सुपीरियर झील, टिकिका झील, चिल्का झील। तो सबसे गहरी झील कौन सा, तो बेकाल झील होता है, सुपीरियर झील मीठे पानी का झील होता है, तो याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन 33, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था कौन सा शहर में स्थित है। अब वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यही पैटर्न आपको एग्जाम में उत्पाद सिपाही से बना हुआ रहेगा, यही क्वेश्चन आपको मिलेगी। वाराणसी, नई दिल्ली, चंडीपुर, मुंबई। तो बताइए प्रौद्योगिकी संस्थान कौन सा मतलब कि शहर में स्थित है, तो आपका कहाँ
ये चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर सी में चंडीगढ़ में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस राज्य चुनाव आयोग ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया था? भारत का पहला ई आधारित वोटिंग समाधान विकसित किया था। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कौन सा स्टेट था? तो ये आपका तेलंगाना स्टेट था। तो ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना का स्टेट था। चलिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ, तो राइटिंग फॉर माई लाइफ का लेखक रस्किन बॉन्ड, सलामुद्दीन सूरी, जयतीर्थ राव या अभिलाष घोष, तो कौन था बताइए? 35 का क्या हो जाएगा सही आंसर? आप लोग जल्दी बताइए। चलिए, तो इसका राइटिंग माई लोग का लेखक कौन हो जाएगा? ये रस्किन बॉन्ड। तो याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, इसमें क्या बोलता है? विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआमू किस देश में लॉन्च किया गया था? चीन, जापान, अमेरिका, रूस। तो कौन सा देश में मतलब इसको ये किया गया था? तो गुआमू नाम से ही पता चल रहा, तो ये चीन में। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ट के तहत एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया गया था? ये बताना है। चेन्नई तमिलनाडु में, कावार का मतलब कर्नाटका में, कोच्चि का केरल में, विशाखापट्टनम का आंध्र प्रदेश में। तो कहाँ बनाया गया था? तो कारवार का कर्नाटका में ये बनाया था। नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ट का था, एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया गया था। अगला है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन थे? ये पहले का था गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव महर्षि, दीपक दास या अमरनाथ गिरी। तो इसमें से थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इसमें से कुछ मिसिंग है, ठीक है। नया वाला लेटेस्ट वाला जो है उसका नाम नहीं डाल पाए, ठीक है। चलिए हटाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय पुनः जागरण के जनक किसे कहते हैं? विवेकानंद, बाल गंगाधर, राजा राममोहन, ये बताइए। तो पुनः जागरण के जनक, चलिए, तो कौन हो जाएगा भारतीय पुनः जनक के जागरण, बताइए। तो पुनः जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, मोतीलाल नेहरू आज चित्तरंजन दास ने किस पार्टी का स्थापना किया था? बताइए। गदर पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, स्वराज पार्टी या सोशलिस्ट कांग्रेस की। तो कौन स्थापना किया था ये बताइए। तो मोतीलाल नेहरू और सिया दास मिलकर क्या आपका स्वराज पार्टी का अपना कब किया था? 1923 में। याद रखिएगा 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, ठीक है। गदर पार्टी का भी स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। आज के लिए वीडियो यहीं रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करना, लाइक करना है, शेयर करना, और जो नए हैं चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जितने भी उत्पाद से बने समझ, जीके हो, खोरटा हो, मैथ्स का भी सीरीज चल रहा है, सारा चीज ओवरऑल आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो एग्जाम को सिर्फ टारगेट करके चलती है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं पे टेक केयर, बाय बाय।